इस वीडियो में हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को हल किया है। ये खुरमी की बुक का 14.2 एक्सरसाइज का 4th प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए सिलेंडरिकल लॉग ऑफ ए वुड हुज डायमीटर इज़ 500 मिलीमीटर। मतलब एक सिलेंडरिकल लॉग है लकड़ी का, इसमें से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम हम निकाल सकते हैं। अब इसमें अलग अलग डायमेंशंस, यदि हम बी को कम कर दें तो डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ विड्थ को बढ़ा देंगे तो डेप्थ कम हो जाएगी। तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बीम कौन सी होगी, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो हमको इस प्रॉब्लम में बताना है। तो कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वुडन लॉग ऑफ डायमीटर डी। हमने इसको जनरलाइज कर दिया है, डी के लिए हमने हल किया है, उसको जो भी डी की वैल्यू है प्रॉब्लम में उसका मान हम बाद में रख सकते हैं। तो कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वुडन लॉग ऑफ डायमीटर डी, लेट द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम बी एंड डी विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कैन बी कट आउट ऑफ दिस लॉग। इस लॉग से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम हम कट कर सकते हैं, मान लो उसकी विड्थ और डेप्थ बी और डी है और इसका डायमीटर डी है, तो दी बीम विथ मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट बीम हम किसको बोलेंगे, जिसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो एम आर बराबर होता है सिग्मा मैक्स इंटू जेड। अब सिग्मा मैक्स क्या है, इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो सिग्मा मैक्स इसमें कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एम आर जो है वो जेड पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस बीम का जेड सबसे ज़्यादा होगा, सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और वो बीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीम होगी। तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू फॉर मैक्सिमम एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने के लिए जेड शुड बी मैक्सिमम, और जेड इज इक्वल टू कितना होता है रेक्टेंगुलर का 1/6 बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ पर ये हो गया जेड इज इक्वल टू 1/6 बी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 1/6 बी क्यूब फॉर जेड टू बी मैक्सिमम। अब जेड को मैक्सिमम होने के लिए डी जेड अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पर ये डी और बी के बीच में एक रिलेशन इससे हमको मिला, बी इज इक्वल टू डी अपॉन √3 और डी इज इक्वल टू हमको मिलेगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर डी इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हल कर लिया तो ये √2/3 डी। यहाँ पर हम डी की वैल्यू जो प्रॉब्लम में दी है 500 दी है, तो हमने 500 यहाँ पर रख दिया। यदि वो 800 दी होती, 800 दी होती, तो हम 800 रख के निकाल सकते थे। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 500 रख के हमने बी और डी के मान निकाल लिए। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीम के डायमेंशंस हैं, विड्थ और डेप्थ, जो कि इस सिलेंड्रिकल लॉग से 500 मिलीमीटर डायमीटर के सिलेंड्रिकल लॉग से हम कट कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, कंपोजिट सेक्शंस के प्रॉब्लम्स 15.1 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पान 2.5 मीटर हैज़ ए टी सेक्शन एज शोन बिलो, फाइंड द पॉइंट लोड विच द कैंटिलीवर बीम कैन कैरी एट इट्स फ्री एंड इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 50 MPa। यदि उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का अधिकतम मान 50 MPa से 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ना हो, तो एक ऐसी कैंटिलीवर बीम जो 2.5 मीटर लंबी है वो अपने फ्री एंड पर कितना लोड कैरी कर सकती है, ये हमको बताना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बीम की डायमेंशंस दी हुई हैं, इनकी मदद से हमने इसका वाई बार हमने निकाला, उसके सेंट्राइड की पोजीशन हमने निकाली, और सेंट्राइड की पोजीशन से हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हमने मान लो दो पार्ट्स में, दो रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे सेंट्राइड के प्रॉब्लम्स हल किए जाते हैं उस तरह से। पार्ट 1 और पार्ट 2, ये A1 हो गया, A2 हो गया। A1 बराबर 100 × 25 और A2 बराबर 15 × 125। और Y1 जो है, मान लो हम ये रेफरेंस लाइन ले रहे हैं जिसके सापेक्ष में हमको पोजीशन निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले 125 प्लस इसका 25 का आधा, तो
तो y1 कितना होगा 125 प्लस 25/2 137.5 मिलीमीटर। इसी तरह से y2 कितना होगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इसके बीचों बीच होगा, तो ये हो जाएगा 125/2 62.5 मिलीमीटर। y बार हमको मालूम है a1 y1 प्लस a2 y2/a1 प्लस a2 होता है, इससे हमने कैलकुलेट किया तो y बार की वैल्यू हमको मिली 105.36 मिलीमीटर, और यही मैक्सिमम है y बार की। यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कम आएगी, ये टोटल 150 है तो ये आपकी 44.64 आ जाएगी, ये 44.64। तो यहाँ पर y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 105.36 ही है इसमें। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन आई एक्स यदि हमको निकालना है इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्ट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये उसका सेल्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो BD³/IG प्लस AH², जहाँ पर H क्या होगा y1 माइनस y बार। IG कितना होगा, चूँकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD³/12, तो B1 D1³/12 प्लस A1 y1 माइनस y बार स्क्वायर। इसी तरह से ये I2x हमने लिख लिया IG2 प्लस A2H2²। अब यहाँ पर ये हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब इसका हम विड्थ लिखेंगे तो 125 नहीं लिखना है, विड्थ इसकी 15 है और डेप्थ 125 है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ रख के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब ये मान लो एक कैंटिलीवर है जिसके फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो ये सिंपल केसेज हैं। पहले भी मैंने बोला था कि आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंपल केसेज में, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम के हों चाहे कैंटिलीवर के, उनमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है वो आपको याद रखना पड़ेगी। तो यहाँ पर ये W लोड है, इसके कारण मैक्सिमम मोमेंट जो है वो सपोर्ट पर आएगा, वो कितना होगा W/L। तो मान लो ये W किलो न्यूटन हमने पॉइंट लोड लिया, लेट दी पॉइंट लोड ऑफ फ्री एंड एट फ्री एंड बी W किलो न्यूटन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा W/L, तो W/2.5 किलो न्यूटन मीटर। हम इसको न्यूटन मिलीमीटर में लिखेंगे तो 10⁶ से इसमें हम गुणा कर देंगे। अब हमको मालूम है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, सिग्मा मैक्स इंटू I/y मैक्स। सिग्मा मैक्स की वैल्यू प्रॉब्लम में कितनी दी हुई है 50, y मैक्स 105.36। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसने टेंशन या कॉम्प्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है स्ट्रेस के साथ, तो मतलब हमें यहाँ पर y मैक्स, यदि टेंशन या कॉम्प्रेशन वर्ड यूज़ किया होता तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे इसकी बेंडिंग इस तरह से होती है, ऊपर टेंशन और नीचे कॉम्प्रेशन। तो यदि टेंशन वर्ड यूज़ करता तो हमको y की फिर यही वैल्यू लेना पड़ती, चाहे भले ही वो इससे कम है, और कॉम्प्रेशन वर्ड यूज़ करता तो y की हमें ये वैल्यू लेना पड़ती भले ही वो उससे कम होती। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू रख दी m मैक्स की W/2.5, और इसमें 10⁶ से गुणा किया था न्यूटन मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। ये सिग्मा मैक्स की वैल्यू, I की वैल्यू और y मैक्सिमम की। तो यहाँ से हमको ये सीधा, चूँकि W हमने किलो न्यूटन में लिया था तो ये आंसर हमको किस में मिला, किलो न्यूटन में 1.63 किलो न्यूटन। उसी एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम 2 है। ये आई सेक्शन का प्रॉब्लम है, एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट ये अनसिमेट्रिकल है। तो एन आई सेक्शन शोन बिलो इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 5 मीटर इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 20 MPa। अब इसमें वर्ड यूज़ किया है टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब हमें टेंशन जोन का ही वाई की वैल्यू हमको लेना है, भले ही वो कम हो या ज़्यादा हो। तो इफ़ द टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 20 MPa फाइंड द सेफ UDL द बीम कैन कैरी। एक 5 मीटर लंबी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर कितना UDL ओवर दी होल स्पान वो कैरी कर सकती है, यदि उसमें अधिकतम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो कहाँ लिमिट कर दी उसकी 20 MPa या 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन है 80×20 की ये टॉप फ्लैंज है, 160×40 की बॉटम फ्लैंज है और 200×20 की ये वेव है। तो ये हमने इसी तरह से A1 लिख लिया, Y1 यहाँ से हम, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, तो यहाँ से यहाँ तक 40,
फिर 200 और फिर इसका आधा, तो 40 + 200 + 20/2, ये y1 हो गया 250। फिर a2 20 × 200, ये a2 हो गया। y2 ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है पार्ट 2, इसकी CG यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक 40 प्लस ये 200 का आधा, तो 40 + 200 का हाफ लिया हमने, तो 140 मिलीमीटर। इसी तरह से a3 160 × 40, ये a3 हो गया। और y3 कितना होगा, ये रेफरेंस लाइन से ही लेना है हमको हमेशा, तो ये 40/2 20 मिलीमीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया y बार, a1 y1 + a2 y2 + a3 y3/a1 + a2 + a3 से, ये 90.67 मिलीमीटर आ गया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix हमने निकाला, उसी तरह से किया, b1 d1 ³ 12 + a1 y1 - y बार स्क्वायर, फिर प्लस b2 d2 ³ 12 + a2 y2 - y बार स्क्वायर, प्लस b3 d3 ³ 12 + a3 y बार - y3 स्क्वायर। ये हमने हल किया, तो इतना हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमको मालूम है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पर आता है और वो WL²/8 होता है। तो मान लो जो UDL है वो W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 ये हमको मिला किलो न्यूटन मीटर में, 3.125 W किलो न्यूटन मीटर में, 10⁶ से गुणा करके उसको न्यूटन मिलीमीटर में चेंज कर लिया। अब हमको मालूम है Mmax = σmax/I/Ymax, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने टेंसाइल स्ट्रेस का मान दिया है, इसलिए हमको Y को, टेंशन साइड का जो Y है वो हमको लेना पड़ेगा, उसका मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमने, चूँकि सिंपली सपोर्टेड बीम की बेंडिंग इस तरह से होती है, नीचे टेंशन जोन होता है, ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, इसलिए ये YT का मान ही है। तो यहाँ पर ये हमने इसकी वैल्यू रख दी और यहाँ से W का मान हमको मिलेगा, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर में हमको मिलेगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। 2 beams आर सिंपली सपोर्टेड ओवर द सेम स्पान एंड हैव द सेम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। 2 बीम्स हैं जो कि सेम स्पान पर सिंपली सपोर्टेड हैं और उनकी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी सेम है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम है। कंपेयर द वेट्स ऑफ दीज 2 बीम्स, इन 2 बीम्स का वेट को हमको कंपेयर करना है। इफ़ वन ऑफ देम इज साइलेंट सर्कुलर एंड द अदर हॉलो सर्कुलर विथ इंटरनल डायमीटर हाफ ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। एक बीम का सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन साइलेंट सर्कुलर है और दूसरी का हॉलो सर्कुलर है, और उसमें भी जो इंटरनल डायमीटर है वो एक्सटर्नल डायमीटर का आधा है। तो ये प्रॉब्लम है, इनके बीम के वेट्स को हमको कंपेयर करना है। लेट द डायमीटर ऑफ साइलेंट सर्कुलर बीम बी D। हमने साइलेंट सर्कुलर बीम का डायमीटर स्मॉल d लिया और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सर्कुलर बीम कैपिटल D, इसलिए उसका इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा, D/2। फिर साइलेंट सर्कुलर सेक्शन के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, π/4 d², और सेक्शन मॉडुलस उसका कितना होगा, Z = π/32 d³। हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन π/4 d², ये एक्सटर्नल डायमीटर है और इंटरनल डायमीटर, तो d² - d/2², ये हमने किया। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो सर्कुलर बीम है। इसी तरह से इसका सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए हॉलो सर्कुलर बीम का, उसका Ix/Ymax, I कितना होगा, π/64 d4 - d/2 ये तो हो गया उसका Ix, और Ymax कितना होगा, जब हम हॉलो सर्कुलर सेक्शन बनाएंगे तो उसके लिए Y की वैल्यू कितनी होगी, d/2 होगी, Y मैक्सिमम की वैल्यू d/2 होगी। तो यहाँ से ZH की वैल्यू, जब हमने इसको हल किया तो इतना ZH की वैल्यू मिल गई। फिर बट फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज सेम, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उनका सेम है, इसलिए सेक्शन मॉडुलस सेम होगा। तो ZS = ZH। तो यहाँ से ZS और ZH के मान जो हैं, ये साइलेंट सर्कुलर सेक्शन का है, ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, इनको हमने बराबर कर दिया। तो D/D इनका जो रेशियो है D और D का, वो हमको मिल गया 0.9787। फिर मान लो कि बीम मटेरियल का यूनिट वेट W है, बीम मटेरियल का यूनिट वेट कितना है, W है। तो वेट ऑफ साइलेंट बीम कितना हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू यूनिट वेट। इसी तरह से हॉलो सर्कुलर
बीम का यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, ये यूनिट वेट और ये उसका वॉल्यूम। अब इनको वेट्स को हमको कंपेयर करना है, तो WS/WH ये हमने किया। यहाँ पर चूँकि लेंथ सेम है, बीम मटेरियल सेम होने के कारण यूनिट वेट सेम होगा, इसलिए WS/WH कितना होगा, AS/AH। AS और AH के मान हमने इसमें रख दिए, तो ये हमको मिला 4/3 स्मॉल d/D²। D/D की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 0.9787, उसको हमने यहाँ पर पुट किया उस वैल्यू को, तो हमको मिला WS/WH इज इक्वल टू 1.277। मतलब जो सॉलिड सर्कुलर बीम है वो हॉलो सर्कुलर बीम से 1.277 गुना ज़्यादा भारी होगी, या हम परसेंटेज में देखें तो 27.7% ज़्यादा मटेरियल उसमें लगेगा, जबकि उसकी स्ट्रेंथ सेम है। तो ये हम यदि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें मटेरियल कम लगता है और स्ट्रेंथ हमको उतनी ही मिलती है, क्योंकि आई का मान उसमें बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें।